नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इतिहास सीरीज के अंतर्गत महाजनपद का उदय काल देखेंगे। इसमें हम लोग समझेंगे कि भारतवर्ष संपूर्ण भारतवर्ष 16 महाजनपदों में किस तरह से विभक्त हुआ था और महाजनपदों का उदय का क्या अनुक्रम रहा। उन महाजनपदों पर के किस किस राजाओं का क्या हुआ शासन हुआ, साथ में उसका पतन का क्या कारण रहा, वहाँ के सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था किस तरह से था, आर्थिक व्यवस्था किस तरह था। ये सारे चीज़ों को एक एक करके हम लोग यहाँ डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं महाजनपदों का उदय एवं महाजनपद काल। तो अगर महाजनपद का उदय का काल देखते हैं, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का बात करते हैं। भारत इतिहास का वह दौर था जब छोटे छोटे जनपद यानी छोटे छोटे जनपद मिल करके क्या हुआ, मिल गया, यानी विलय होना यानी मिल गया, और मिल करके शक्तिशाली राज्यों का निर्माण हुआ और वही शक्तिशाली राज्यों को क्या नाम दिया गया, महाजनपद दिया गया। और इस युग में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक क्रांतियां हुई। तो ये महाजनपद का जो काल था यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व, तो उस दौरान क्या हुआ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक क्रांतियां हुई जिन्होंने आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो महाजनपद काल में मुख्यतः हम लोग मौर्य साम्राज्य का किस तरह से नींव पड़ा, उसका किस तरह से विकास हुआ, ये सब डिटेल से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यह काल वैदिक युग के बाद एक महत्वपूर्ण चरण था। महाजनपद का काल जो है वैदिक युग के बाद एक महत्वपूर्ण चरण था। तो अगर आपको पूछा जाता है वैदिक काल कब से कब तक था, तो ये क्या था, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल माना जाता है, बीसी में, है ना। और इसके बाद का महाजनपद का उदय हुआ है। महाजनपद शब्द का उल्लेख जो है सबसे पहले कहाँ मिलता है, अंगुत्तर निकाय। और अंगुत्तर निकाय जो है बौद्धों का एक धार्मिक ग्रंथ है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, महाजनपद का शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो ये अंगुत्तर निकाय में मिला है, जो कि एक बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ भी है। महाजनपदों की स्थापना का युग ही दूसरी शहरी क्रांति है, क्योंकि ये भारतीय इतिहास में महाजनपद को दूसरी शहरी युग माना जाता है। महाजनपदों के उदय के कारण क्या रहे, तो महाजनपद का उदय के क्या कारण रहे, सबसे पहले हम लोग यहाँ राजनीतिक कारण देखेंगे, फिर आर्थिक कारण देखेंगे। तो राजनीतिक कारण के छोटे राज्यों का क्या विलय और शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना हुआ। तो सबसे बड़ा रीजन क्या रहा, छोटे छोटे जो जनपद था उसका विलय होकर के एक शक्तिशाली राजतंत्र का क्या हुआ, स्थापना हो गया। स्थायी सेना और कर प्रणाली का विकास हुआ, यानी कि महाजनपद काल में देखा गया कि स्थायी सेना, यानी उसके पहले जो था सेना स्थायी नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर सेना को स्थायी कर दिया गया। और कर प्रणाली का क्या हुआ, कर प्रणाली यानी कि टैक्सेशन आ गया, है ना, टैक्स वसूलने, रेवेन्यू वसूलने का क्या हुआ, प्रचलन यहाँ पे आ गया था। राजतंत्र और गणतंत्र शासन प्रणालियों का विकास हुआ। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जो 16 महाजनपद में भारत बटा हुआ था, तो उसमें से कुछ महाजनपद में राजतंत्र व्यवस्था चल रहा था और कुछ महाजनपद में क्या है, गणतंत्र यानी कि गणराज्य शासन प्रणालियों का भी विकास हो चुका था। युद्धों के कारण क्या है, मजबूत राज्यों का भी जन्म हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से युद्ध हुए और उसके कारण किन किन राज्यों का क्या हुआ, यहाँ पे जन्म हुआ था। आर्थिकरण का अगर बात करते हैं, लोहे के औजारों का उपयोग से जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा। तो यहाँ पर सबसे मुख्य अगर माना जाता है तो लोहा का जो खोज हो चुका था, जिसके कारण लोहे का औजार का प्रयोग होने लगा। और ये महाजनपद के विकास में अपना एक प्रमुख भूमिका लोहा के औजारों को माना जाता है, और जिसके कारण क्या हुआ, कृषि के उत्पादन जबरदस्त यहाँ पे बढ़ गया था। व्यापार और शहरीकरण में वृद्धि हुई, क्योंकि महाजनपद में ऐसा देखा जाता है लोग क्या है शहरों की ओर क्या हुआ, बसना पसंद करने लगे थे, शहरीकरण में वृद्धि हुई। अब जब लोग शहर की ओर बसना पसंद करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, नगर नए नए नगर बसते चला जाता है। पंच मार्क्ड कोण, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो महाजनपद काल में क्या है, पंच मार्क्ड कोन्स का चलन आ गया था। उत्तरापथ और दक्षिणापथ जैसे दो व्यापार मार्गों का खोज हुआ। कौन कौन, एक उत्तरापथ है और दूसरा कौन है, दक्षिणापथ है। ये दो व्यापार मार्गों का यहाँ पे क्या हुआ, खोज हो चुका था। कृषि और व्यापार में वृद्धि कर हो गया था। कृषि और व्यापार में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलता है। साथ में यहाँ टैक्सेशन सिस्टम भी क्या हुआ है, आ चुका था। सामाजिक कारण इसका देखते हैं क्या दिया गया है। सामाजिक कारण की अगर बात करते हैं तो वर्ण व्यवस्था और क्या होता है, सामाजिक व्यापारिक वर्ग या वैश्य का उत्थान हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, वर्ण व्यवस्था, जिस तरह से ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन देखने को मिला था,
समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ पर भी वर्ण व्यवस्था चरम पर था। और यहाँ पर एक चरम पर होते हुए क्या होता है, एक जो वैश्य वर्ग था उसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये व्यापारिक वर्ग में इसको गिना जाता था, क्योंकि अधिकांश जो व्यापार का जिम्मा था यही वर्ग के हाथों में था। नगर संस्कृति का विकास हुआ, नगरों का तीव्र गति से विकास हुआ, लोग नगरों में बसना रहना पसंद करने लगे, जिसके कारण नगरों की जनसंख्या अचानक बढ़ने लगी। धार्मिक एवं दार्शनिक विचारधारा का भी प्रसार हुआ, लोग दार्शनिक विचारधारा की ओर ज्यादा अग्रसर होते चले गए थे। दास प्रथा चरम पर था। तो ये यहाँ पर क्या है, जिस तरह से हम लोग यहाँ देखे हैं, जो ऋग्वेदिक काल में दास प्रथा और बाल विवाह का को प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो महाजन पद था वहाँ दास प्रथा चरम पर था। और जब दास प्रथा चरम पर था तो जो वर्ण में क्या है, शूद्रों को कमजोर स्थिति या कमजोर होते हुए स्थिति हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। धार्मिक कारण यहाँ पे क्या रहा होगा, यज्ञ और कर्मकांडों में लोगों का असंतोष होते गया। लेकिन जो ऋग्वेदिक काल था वो लोग पूरी तरह से यज्ञ और कर्मकांड में विश्वास करते थे और वहां लोगों को इसमें भरपूर आस्था थी। लेकिन महाजन पद में यज्ञ और कर्मकांड में लोगों को असंतोष हो गया, जिससे नई विचारधाराओं का यहाँ पे क्या हुआ, जन्म हुआ। बौद्ध और जैन धर्म का कहा प्रसार तेजी से बढ़ने लगा। यानी कि महाजन पद ही काल ऐसा था जहाँ पे बौद्ध और जैन धर्म का प्रसार भरपूर होता है। तपस्या और साधना की ओर लोगों का ध्यान बढ़ा, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म आया तो ये दोनों धर्म क्या है, तपस्या और साधना की ओर क्या होता है, लोगों को प्रेरित करता है। यहाँ पे लोग तपस्या और साधना की ओर क्या हुए, अग्रसर होने लगे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या है, भारतवर्ष जो संपूर्ण भारतवर्ष 16 महाजन पदों में किस तरह से विभक्त था, उसकी राजधानी क्या थी और वर्तमान स्थिति यहाँ उसका कहाँ पे अभी बनेगा। तो यहाँ पे हम मैप में लिए हुए जो महाजन पद है, ये महाजन पद का जो कार्यकाल मुख्यतः माना जाता है 600 बीसी से लेकर 300 बीसी के बीच का जो काल है उसी को महाजन पद माना जाता है। और ये संपूर्ण भारतवर्ष लगभग 16 महाजन पदों में क्या हुआ, बटा हुआ है। उसका आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, उसका वर्तमान स्थिति कहाँ है उसको आप यहाँ से कंपेयर करके समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला जो महाजन पद है उसका नाम था यंग। और यंग की राजधानी कहाँ था, चंपा। ठीक है, यंग की राजधानी चंपा। जो वर्तमान स्थिति में अगर बात किया जाता है बिहार और पश्चिम बंगाल और झारखंड के एरिया वाला को क्या माना जाता है, महाजन यंग बोला जाता है। ठीक है, झारखंड में ये विशेष करके दुमका वाला एरिया को यंग के नाम से जाना जाता है। यंग की राजधानी चंपा। मगध सबसे शक्तिशाली महाजन पदों में गिना जाता है और इसकी राजधानी गिरिब्रज जो वर्तमान राजगीर है और ये बिहार में पड़ता है। उसके बाद वज्जी है, वज्जी की राजधानी वैशाली, ये भी बिहार में पड़ता है। मल की राजधानी क्या है, कुशीनगर। पावा ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। देखिए हम लोग यहाँ पे ये तीनों को गिन सकते हैं, ये बिहार में पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद मल जो है मल की राजधानी कुशीनगर। काशी की राजधानी वाराणसी, काशी एक धार्मिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद कौशल की राजधानी श्रावस्ती हो गया, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। वत्स की राजधानी हो गया कौशाम्बी, ये सारे उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है। कुरु की राजधानी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर बोल सकते हैं, जो कि वर्तमान में ये हरियाणा में पड़ता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने वाला, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यंग हो गया, मगध हो गया और साथ में कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ पड़ेगा जो हस्तिनापुर हरियाणा में है। पंचाल की राजधानी जो है अहिच्छत्र है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है, ये राजस्थान में। तो ये भी याद रखने वाला है, मत्स्य की राजधानी कहाँ पड़ेगा, विराटनगर, जो कि राजस्थान राज्य में वर्तमान में देखा जा सकता है। सुरसेन की राजधानी क्या है, मथुरा में है, ये भी इंपॉर्टेंट जगह है। सुरसेन की राजधानी मथुरा जो उत्तर प्रदेश में। अवंती की राजधानी उज्जैन यानी महेशमती, ये अभी मध्य प्रदेश में पड़ता है, झिपरा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद गंधार की राजधानी, ये इंडिया में रहा नहीं, वर्तमान में पाकिस्तान में देखा जा सकता है। गंधार की राजधानी तक्षशिला हो गया। कंबोज की राजधानी कहाँ हो जाएगा, कंबोज की राजधानी अटक यानी कि पुष्कलावती है, जो कि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान और एरिया में पड़ता है, ये भारत में भी वर्तमान में रहा नहीं। चेदी की राजधानी सोनितपुर दी है, चेदी की राजधानी सोनितपुर जो मध्य प्रदेश वाला एरिया में पड़ता है। अस्मक की राजधानी क्या है, पोटली, कहीं पाटन लिखा रहता है, तो ये गोदावरी नदी के तट पर क्या है, बसा हुआ एक प्रमुख शहर है और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देखें जो 16 महाजन पद है और उसकी राजधानी क्या था, तो इसमें से कुछ महाजन पद
उसकी राजधानी है, एग्जाम में डायरेक्ट उठा के पूछ लिया जाता है। तो हम लोग एक बार यहाँ पे कुछ प्रमुख महाजनपदों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यंग की राजधानी चंपा हो गया, मगध की राजधानी गिरिब्रज यानी राजगीर वाला एरिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ कुरु की अगर बात करते हैं तो कुरु की राजधानी क्या हो गया, इंद्रप्रस्थ है, हस्तिना हो गया। और साथ में यहाँ पर एक और हम लोग देखेंगे जो गंधार है वो तक्षशिला उसकी राजधानी पड़ेगा। मत्स्य की राजधानी विराटनगर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे शासन प्रणाली के अंतर्गत। यहाँ पे हम पहले ही डिस्कस किए, यहाँ पे क्या होता है महाजनपद काल में दो तरह का शासन प्रणालियों का क्या हुआ जन्म हो चुका था, एक राजतंत्र प्रणाली और दूसरा क्या है गणराज्य प्रणाली, यानी कि मोनार्चिकल स्टेट, है ना। मोनार्चिकल स्टेट्स भी देखने को यह मिलता है, यानी कि मोनार्चिकल स्टेट ऐसे स्टेट्स को बोल सकते हैं जिसमें समस्त शासन प्रशासन का जिम्मा जो है वो किसके अधीन होता था, राजा के अधीन होता था, यानी कि राजा ही सर्वा होता था। कर व्यवस्था और सेना पर राजा का पूर्ण नियंत्रण होता था। जब यहाँ मोनार्चिकल सिस्टम है तो यहाँ पे जो रेवेन्यू सिस्टम है या टैक्सेशन जो सिस्टम है उस पर राजा का ही पूर्ण अधिकार होता था, और सेना पर भी पूर्ण क्या होता था, यहाँ पे नियंत्रण राजा का ही रहता था। प्रमुख राजतंत्र, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ ऐसे राजतंत्र बताइए ये जहाँ पे मोनार्चिकल स्टेट्स था महाजनपद में, तो ये कौन कौन हो सकता है, मगध हो गया, कौशल, मगध की राजधानी गिरिब्रज, फिर कौशल आ गया, वत्स हो गया, अवंती हो गया और काशी हो गया। ये हमारा क्या है कुछ प्रमुख मोनार्चिकल स्टेट्स है, मगध, कौशल, वत्स, अवंती और काशी। उसके बाद ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछने लायक जो यहाँ से बन जाता है क्वेश्चन, गणतंत्रीय महान पूछा जाता है डायरेक्ट, एक गणतंत्रीय महाजनपद का चयन करें। तो इसमें से क्या है यहाँ पे वजी में बहुत पहले, आज हम लोग जो गणतंत्रीय यानी कि रिपब्लिकन स्टेट्स देखते हैं तो ये क्या है वजी में उसका 600 ईसा पूर्व पहले ही इसका प्रमाण मिल जाता है वजी, ठीक है। संघ के द्वारा संचालित होता था और निर्णय जो लिया जाता था बहुमत, अभी भी जिस तरह से लोकसभा या राज्यसभा में कोई निर्णय लिया जाता है तो उसको बहुमत से पारित किया जाता है, उसी तरह से वहां भी कोई निर्णय लेने के दौरान बहुमत से पारित किया जाता था। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वजी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्थिक समृद्धि और व्यापार। तो आर्थिक समृद्धि, महाजनपद ऐसा माना जाता है काफी ज्यादा समृद्ध थे, तो यानी कि ये व्यापार में काफी आगे थे। लोहे एवं कृषि के उपकरणों का उपयोग, तो हम पहले ही देखें जो लोहे के औजारों का भरपूर प्रयोग होने लगा था, जिसके कारण कृषि में क्या होता है अत्याधिक वृद्धि दर्ज की गई। व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ था, तो मुख्यतः यहाँ पे दो व्यापारिक मार्गों को याद रखना है, एक उत्तरापथ हो गया और दूसरा है दक्षिणापथ। उत्तरापथ यानी उत्तर भारत से अफगानिस्तान तक का रास्ता होता था, उत्तरापथ यानी कि उत्तर भारत से लेकर अफगानिस्तान तक की जो रास्ता है उसको उत्तरापथ में गिना जाता है। और दक्षिणापथ में क्या है, दक्षिण भारत के जो राज्य आते थे सब इसी में आ जाता था। कुछ प्रमुख नगरों का क्या होता है विकास होता है, जैसे वाराणसी हो गया, वाराणसी, उज्जैन, कौशाम्बी और तक्षशिला तो पाकिस्तान में चला जाता है, ठीक है। ये सारे क्या प्रमुख क्या है नगर था जिनका विकास हुआ था। सिक्कों का प्रचलन में अगर बात करते हैं तो पंचमार्क यानी कि पंचमार्क कॉइन्स का क्या होता है चलन आ चुका था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद यानी कि मगध का बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस तरह से मगध का उत्कर्ष होता है। तो मगध की राजधानी गिरिब्रज राजगीर है ना। मगध के उत्थान के कारण क्या उपजाऊ भूमि और संसाधनों की प्रचुरता। तो इसमें जितने सारे महाजनपद था उसमें से मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। तो उसके पीछे रीजन क्या था, यहाँ की भूमि उपजाऊ थी और संसाधनों से भरपूर था ये, ठीक है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था क्योंकि ये राज्य पर अटैक करना इतना आसान नहीं था। चारों तरफ से तीन ओर से नदियों से घिरा हुआ इसकी राजधानी था, जिसके कारण ये सब समृद्ध होते चला गया था। संगठित सेना और प्रभावशाली शासक रहा था। यहाँ पे क्या है संगठित सेना था और साथ में इसका जो शासक है, क्योंकि सेना को संचालित करने वाला शासक ही होगा, तो ये प्रभावशाली शासक भी यहाँ पर देखने को मिलता है। मगध के कुछ प्रमुख राजवंशों के बारे में हम लोग देखते हैं। हर्यक वंश है ना, हर्यक वंश मगध का एक प्रमुख राजवंश में गिना जाता है। तो हर्यक वंश यहाँ पे दो प्रमुख राजाओं को इसको याद रखना है। बिंबिसार और अजातशत्रु जो है हर्यक वंश के दो प्रमुख राजा थे जिन्होंने मगध पर शासन किया था। राज्य विस्तार और प्रशासनिक सुधार इन्होंने किया सबसे ज्यादा, क्योंकि बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों ने क्या किया अपने राज्य का विस्तार किया और प्रशासन में बेहतर सुधार करते चला गया था। उसके बाद शिशु नागवंश आता है। शिशु नागवंश तो इसको हम लोग अवंती को मगध में मिलाया जिन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है।
अवंती को मगध में किन्होंने मिलाया? तो ये शिशुनाग वंश जो था, इन्होंने यही वंश के द्वारा क्या होता है, मगध में अवंती को मिला लिया जाता है, क्योंकि अवंती भी एक क्या था, महाजनपद था, उसमें से मगध में इन्होंने मिला लिया। नंद वंश जिसका शासक माना जाता है महापद्म नंद या घनानंद, है ना, इसमें दो प्रमुख राजाओं का क्या होता है, उल्लेख देखने को मिलता है नंद वंश में, महापद्म नंद और घनानंद। घनानंद से उसका अंतिम शासक है। आर्थिक और सैन्य शक्ति का चरमोत्कर्ष पर, तो नंद वंश एक ऐसा वंश था जिसके शासनकाल में मगध में सैन्य शक्ति चरमोत्कर्ष पर था, यानी कि सेना बहुत शक्तिशाली हो चुका था इसके शासनकाल में। धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव अगर हम देखें, बौद्धों और जैन धर्म का क्या हुआ, प्रचार है, क्योंकि मगध में के क्षेत्र में बौद्ध और जैन धर्म का प्रसार काफी तेजी से होते चला जा रहा था। तक्षशिला जो कि पाकिस्तान वाला एरिया में, नालंदा तो बिहार में है, वैशाली और शिक्षा के, तो उस दौरान तक्षशिला, नालंदा और वैशाली ये शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में इसको गिना जाता है। ये तीन जगह कौन कौन हुआ, तक्षशिला जो कि वर्तमान में तो पाकिस्तान वाला एरिया हो गया, नालंदा भी और वैशाली, ये तीन ऐसे जगह है जहां पर शिक्षा के केंद्र के रूप में उभर कर आने की बात देखा गया है। साहित्य में बात किया जाता है पाणिनि, अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो सकता है, पाणिनि, है ना। तो अष्टाध्यायी संस्कृत का व्याकरण है, जो पाणिनि उसके लेखक हैं। कौटिल्य का जो का एक बुक है उसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र, ठीक है। इन्होंने ये अर्थशास्त्र राजतंत्र व्यवस्था पर क्या किया, इस पर लिखा गया है। महाजनपदों का पतन और मौर्य साम्राज्य का उदय, तो वो ऐसा देखा जाता है महाजनपद का किस तरह से क्या होता है, पतन होता है, और मौर्य साम्राज्य का उदय का क्या कारण रहा होगा। तो नंद वंश ने कई महाजनपदों को अपने अधीन कर लिया था। तो हम लोग यहाँ देखे ही थे, जो शिशुनाग वंश ने अवंती को मगध में मिला लिया था, उसलिए नंद वंश की सेना अत्यधिक शक्तिशाली थे, जिन्होंने बहुत सारे महाजनपदों को अपने में मिला लिया था। तो यहाँ पर देखा जा सकता है चंद्रगुप्त मौर्य जो है नंद वंश को हराकर, तो नंद वंश को हराने वाला जो शासक था उसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य था। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने ही क्या है, मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। भारत में राजनीतिक एकीकरण देखने को इनके समय में मिल जाता है। अब हम लोग जो यहाँ पे देखें उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन रह जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र के रूप में जाना जाता है। हम ये उस टाइम भी डिस्कस किए थे, वज्जी एक ऐसा महाजनपद था जहां पर क्या है, गणतंत्र का शासन व्यवस्था को देखा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा यहाँ पे, महाजनपदों का 16 महाजनपदों का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, ऋग्वेद, अंगुत्तर निकाय, महाभारत और मनुस्मृति। तो महाजनपदों का उल्लेख सबसे पहले कौन सा ग्रंथ में देखने को मिलता है, अंगुत्तर निकाय, जो कि बौद्धों का एक धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मगध महाजनपद की प्राचीन राजधानी क्या थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पाटलिपुत्र, राजगीर, कौशाम्बी और उज्जैन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राजगीर, है ना। राजगीर जो है मगध की प्राचीन राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था। तो इसमें से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था, अस्मक, गंधार, कुरु या सुरसेन। तो अस्मक इसका दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा महाजनपद आधुनिक वाराणसी के क्षेत्र में स्थित था। तो वाराणसी के क्षेत्र में कौन होगा, काशी की राजधानी वाराणसी, है ना। ये महाजनपद क्या है, वाराणसी के क्षेत्र में क्या था, स्थित था आधुनिक समय के। महाजनपदों के उदय का प्रमुख कारण क्या था। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, सोने की खोज हो चुका था, लोहे के औजारों का प्रयोग हो गया था, या विदेशी आक्रमण, या तो समुद्री व्यापार। तो सबसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महाजनपद के विकास का सबसे प्रमुख कारणों में से लोहे के औजार गिना जाता है, क्योंकि लोहे के औजारों का प्रयोग होने लगा, जिसके कारण कृषि का तीव्र विकास हुआ था। उसके बाद है, निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। इनमें से कौन से महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, कंबोज, गंधार, अवंती या मत्स्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल में आप पहला नगरीकरण किस नदी के किनारे हुआ। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, यमुना, गंगा, सरस्वती और सिंधु। तो सबसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा, क्योंकि महाजनपद में सबसे पहले नगरीकरण जो देखा जाता है वाराणसी वाला जो एरिया है, यानी गंगा के किनारे वाला नगर ही विकसित हो पाया था। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद क्या मालवा क्षेत्र में था। मालवा क्षेत्र में यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया, देखिए कौन होगा, चेदी, अवंती, वत्स या अंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवंती। अवंती को बाद में क्या होता है, मगध में मिला लिया था
नंद वंश के द्वारा, नहीं, शिशुनाग वंश के द्वारा, है ना। तो ये अवंती जो है वो मालवा क्षेत्र में पड़ने वाला एक महाजनपद था।